दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है ये हमारा आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए है। और मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि अलग सब्जेक्ट जो आपने सब्जेक्ट लेकर रखा है उसकी तुलना में आप लोगों को इकोनॉमिक्स में ज्यादा समय देना है, क्योंकि मेरे दोस्तों इकोनॉमिक्स का जो आंसर होगी वो आपको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में ही आप लोगों को लिखना है। खैर यहाँ पे आप लोगों को तो गोल गोल करना है, लेकिन क्लास 12 में मेरे दोस्तों आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी जब सब्जेक्ट आपने लेकर रखा है उसकी तुलना में हमें ज्यादा फोकस करना है किस पर, इकोनॉमिक्स में। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है, 24 मई से हमारा एप्लीकेशन पे न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास ज्वाइन करना है तो फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो क्लास 12 के फाउंडेशन बर्स को ज्वाइन करें, अगर आप कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मेरे दोस्तों इकोनॉमिक्स का स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। और क्लास सुबह शाम दोनों टाइम पे होगी, हमारे साथ होगी मेरे दोस्तों। क्लास में इतना बेहतरीन तरीके से चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएगा, और उसके बाद मॉडल पेपर 5 साल का PYQ बताया जाएगा। एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराई जाएगी। इतने सारे फैसिलिटी मात्र मेरे दोस्तों आपको मिल रहा है कितना, 399 रुपीज में। इसलिए लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम आनंद ले। तो जैसे कि मेरे दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन, और ये हमारा पूरी तरह से क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक का मतलब मेरे दोस्तों 2023 से लेकर 2025 तक जितना भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण कौन सा है। सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर आर्थिक क्रिया है क्या। आर्थिक क्रिया का मीन्स होता है सर क्या, याद रखना है कि जिससे हमें धन प्राप्त होता है। क्या सर, जिससे हमें धन प्राप्त होती है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण कौन सा है, तो बताएंगे सर दोस्तों की शादी में शामिल होना, नहीं भाई। घर में पूजा करना, नहीं भाई। इससे हमें पैसा मिलता है, घर में पूजा करने से क्या पैसा मिलती है, बोलेंगे सर नहीं। अपने घर की सफाई करने से क्या पैसा मिलता है, नहीं। विद्यालय में पढ़ाने से हमें पैसा मिलता है। जिस चीज से हमें पैसा मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मीन्स होता है क्या, धन अर्जित करना, है ना। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं सर सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि सर सांख्यिकी का मतलब होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों का वर्गीकरण करना और आंकड़ों का विश्लेषण करना। यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। आखिर ये स्टेटमेंट किसने दिया था। आपसे पूछा गया कि बताइए अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, ये स्टेटमेंट देने वाला कौन सा अर्थशास्त्री थे, तो बताएंगे सर हमारा अल्फ्रेड मार्शल। कौन थे सर, अल्फ्रेड मार्शल। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 में कि द्वितीय आंकड़ा का एक स्रोत है। सर द्वितीय आंकड़ा का मतलब होता है जैसे हमारा इंटरनेट हो गई, पत्रिका हो गया, अखबार हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर, यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था द्वारा होता है, तो बताएंगे सर भारत में जो जनगणना होती है, भारत में सफल जनगणना पहली बार 1881 में हुई थी, है ना भाई। भारत में पहली बार सफल जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में। तो आपसे पूछा गया है कि जो हमारा जनगणना है वह किसके संस्था के द्वारा होता है, तो भारत की जनगणना। क्या सर, भारत की जनगणना, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला पेज आते सर क्वेश्चन नंबर 6 पे कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जनगणना हुई थी। अभी मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा था कि भारत में पहली बार जनगणना 1881 में हुआ था, पर यहाँ पे लगा हुआ क्या है मेरे भाई, तो बताएंगे सर यहाँ पे लगा हुआ फ्रीडम शब्द। फ्रीडम का मतलब होता है मेरे दोस्तों स्वतंत्र। जब हमारे देश आज़ाद हो गई थी उस समय, हमारे देश आज़ाद होने के बाद भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो बताएंगे सर 1959 को, 1951 को हमारा देश में पहली बार स्वतंत्रता के बाद जनगणना हुई थी। लेकिन देश में पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1881 को। ठीक है चलिए सर आंकड़ों का कलिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। आंकड़ों का जो कलिक वर्गीकरण है आपसे पूछा गया इसकी आधार क्या है, तो बताएंगे सर समय। समय का मतलब होता है मेरे दोस्तों देखिए, अगर आप आंकड़ों का कलेक्शन करते हैं, अगर आप आंकड़ों का टेबुलेशन करते हैं तो बड़े बड़े डाटा को आप शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगी, आपका समय का क्या होगा, बचत होगी। जैसे मेरे दोस्तों एग्जांपल में कह रहा हूं
कि मान के चलिए आपके घर में बिखरा हुआ सामान है, क्या है, बिखरा हुआ सामान है, और सुबह को आपको स्टेशन पकड़ना है, स्टेशन जाना है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो आप क्या करेंगे, रात में ही सारे बिखरे हुए सामान को क्या कर रहे हैं, एग्जूट कर लेते हैं, है ना। एग्जूट करने से मेरे दोस्तों ये प्रॉफिट ये है कि जैसे सुबह होगी मैं उठाऊंगा लेके चला जाऊंगा, लेकिन जब मैं सुबह को उठता हूं सारा सामान बिखरा हुआ नजर आती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उन सामान को एकत्रित करते 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 मेरा समय गुजर जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला, पता ये चला मेरे दोस्तों कि हम सामान को अगर एकत्रित करके रखते हैं तो हमें समय की बचत होती है। यहाँ पे वही चीज आपसे पूछा गया था। जैसे अगला क्वेश्चन, दंडालेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारा दंडालेख है वो किस प्रकार के चर के लिए बनाया जाता है, सतत और विकट चर दोनों के लिए, किसके लिए मेरे भाई, दोनों के लिए। अगला है सर, अब यहाँ पे आपका आ गया मेरे दोस्तों क्या, तो बताएंगे सर यहाँ पे मोहब्बत से आएगा हमारा क्या, तो बताएंगे सर यहाँ पे आ गया हमारा मैथमेटिक्स। और मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स का बहुत ही सुंदर माध्य, माध्यिका, बहुलक, पर उसके बाद परिसर क्या है, रेंज क्या है, डेविएशन, कोफिशिएंट डेविएशन क्या है, सारा चीज मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को एक वीडियो में आप बता रखा है। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो मेरे दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके इजीली से देख ली, क्योंकि 5 क्वेश्चन आएगी वहां से। इन आंकड़ों में सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले आरोही क्रम में इसको अरेंज करना है। क्या करना है, आरोही क्रम में मेरे दोस्तों इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद इस बात को याद रखना है मेरे भाई कि कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक छूट गया सर, कोई डाटा जो है हमसे क्या हो गया, छूट गया, तो छूटा कोई भाई 12 छूट गई है ना भाई, तो लिखते हैं सर 12 और फिर लिखते हैं सर कितना 13। ओके सर, अब हमसे क्या पूछा गया मेरे दोस्तों, माध्यिका पूछा गया। सर मैंने आप लोगों को बताया था माध्यिका का फॉर्मूला, क्या बताया था सर, नंबर ऑफ आपको सबको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने आप लोगों को टोटल कितना बताया भाई, 7 डिजिट है। और जब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई भी 7 डिजिट आए, क्या सर 7 डिजिट आए, उस स्थिति में क्या करना है, 3 को इधर कर देना है, क्या करना है सर, याद रखना 3 को इधर कर देना है और 3 को इधर कर देना है, बीच वाला जो हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगी, है ना। एक रूल तो ये है सिंपल सा। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे देखना है कि कौन सा है, तो देखिए मेरे भाई n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है इसका फॉर्मूला, है ना। यहाँ पे th का मतलब वहां पद, तो n मतलब 7 अब +1 डिवाइडेड बाई 2, तो बताएंगे सर कितना हो जाएगा हमारा 4, 8 में से 2 भागा देंगे तो 4 आएगा, तो 4वां पद कौन होगा, 1 2 3 4, क्या हो जाएगी 12, क्या हो जाएगा सर हमारा 12। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, मैंने दोनों ही रूल आप लोगों को पहले से ही बता रखा है भाई, एक बार जाकर आप लोग इजीली से देख लें। जैसे कि अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक बारंबारता वाला चर क्या कहलाता है, आपसे पूछा गया कि सर्वाधिक बारंबारता वाला चर आखिर क्या कहलाता है, तो सबसे अधिक जो चर बारंबारता वाला जो चर है वो कहलाता है हमारा, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं, है ना भाई, जो बार बार आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। अगला क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। एक बात और याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों का एग्जाम होगी मेरे दोस्तों 20 तारीख से स्टार्ट, हमारे एप्लीकेशन पे 18 तारीख, याद रखिएगा 18 तारीख और 19 तारीख को महा मैराथन होगी फ्री में, याद रखिएगा क्या होगा सर, महा मैराथन क्लास होगी फ्री में, चाहे आपने कोई भी सब्जेक्ट लेकर रखा है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, फ्री में देखने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों जैसे ही आपका 18 तारीख आएगी आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप ज्वाइन करके मेरे दोस्तों हमारे साथ महा मैराथन क्लास में जुड़ सकते हैं। महा मैराथन क्लास का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि हर एक वो प्रश्न को करवाए जाते हैं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और ये क्लास जो है कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे फ्री में क्लास करना है, महा मैराथन क्लास में जुड़ना है, तो अभी प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको फटाफट डाउनलोड कर ले। जैसे कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई, याद रखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, इसका राइट आंसर क्या होगा, माध्यिका होगा। क्या होगी सर, माध्यिका होगा। मैंने आप लोगों को बताया निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो माध्यिका हो गया। जैसे सर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 बराबर बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। अब यहाँ पे आपसे परास निकालने का कहा गया, और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रेंज कहते हैं। क्या सर, रेंज कहते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब भी आपसे परास निकालने के लिए कहा जाए उसका एक फॉर्मूला होती है। क्या सर, याद रखिएगा, उच्च, क्या फॉर्मूला होता है, उच्च माइनस निम्न। क्या होता है सर, उच्च माइनस निम्न। सर उच्च कितना दिया है, सबसे ज्यादा हमारा 200 है, 200 माइनस सबसे छोटा कौन है सर, 15, तो माइनस करेंगे सर हमारा आएगा सर 185। क्या आ जाएगा सर, 185 इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा क्या सर, 20 द करेक्ट आंसर। सिंपल सब है, रेंज निकालने के लिए आए, मध्य निकालने के लिए आए, माध्यिका निकालने के लिए आए, बहुलक निकालने के लिए आए, मानक विचरण निकालने के लिए आए, कुछ भी आए आप इजिली से उसको सॉल्व कर सकते हैं, इजिली से।
उसके लिए बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे और एक क्वेश्चन दिखाता हूं मेरे भाई, देखिए आपसे पूछा गया माध्य विचलन का मान निम्नतम होगा यदि इसकी गणना डैश से की जाएगी। आपसे पूछा गया कॉफिशिएंट डेविएशन, याद रखिए मेरे दोस्तों कॉफिशिएंट डेविएशन का मान एकदम लोएस्ट होगी, याद रखिए क्या बोल रहा है सर, लोएस्ट होगी। तो आपसे कह रहा है कि इसकी जो गणना है वो कहां पे रखना चाहिए, समांतर माध्य में। कहां पे मेरे भाई, समांतर माध्य में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सर, क्या, ए इज द करेक्ट आंसर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं, फिर से आपके सामने एक नंबरिकल को क्वेश्चन, और भर भर के आपके पेपर में नंबरिकल पूछा जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है, भर भर के आएगा। कितना सिंपल है सुनिए, यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन मतलब कोफिशिएंट डेविएशन कितना दिया है सर, बताएंगे सर 32 दिया हुआ है। ओके सर, समांतर मध्य का मतलब होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा मीन, कितना दिया हुआ है सर हमारा, तो 100 दिया हुआ है। तो विचलन गुणांक का मान आपसे पूछा गया, ठीक है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा विचलन गुणांक का जो हमारा विचरण का जो सूत्र होता है ना दोस्तों, वो होता है हमारा क्या, तो बताएंगे सर बहुत ही सिंपल है, कोफिशिएंट डेविएशन डिवाइडेड बाय, याद रखिएगा मध्य, क्या होता है सर, मध्य इंटू 100। ओके सर, मोहब्बत से आपने सर लिख के दिखाया और मजा भी आ गया, समझ में भी आ गया। तो कोफिशिएंट डेविएशन 32, नीचे कितना दिया सर, मध्य 100, परसेंटेज निकालना है, कितना से गुना करेंगे 100 से, 100 कट गया तो कितना आ गया सर हमारा 32%, इसका आंसर आ गया। सिंपल, एकदम आप सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सहसंबंध गुणांक का परास होता है। परास का मतलब है, फिर से कह रहा हूं, परास का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा रेंज होता है। तो आपसे पूछा गया जो हमारा सहसंबंध है मेरे दोस्तों, इसके बारे में बात किया गया कि सहसंबंध का गुणांक का परास कितना होता है, -1 से लेकर +1 के बीच में, याद रखना है, -1 से +1 के बीच में। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा, तो -1 होगा। कितना होगा सर, याद रखिएगा -1 होगा। और ये सहसंबंध का जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में 100% आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को मेरे दोस्तों अच्छी तरह से देख लेना है। कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किससे जाता है, देखिए कोटि जो सहसंबंध है इसका विकास किसने किया था, इसका डेवलपमेंट किसने किए थे, याद रखिए मेरे भाई स्पीयरमैन। ये क्वेश्चन कई बार अभी तक पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 17 आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन एक बार नहीं मेरे दोस्तों कई बार अभी तक पूछा जा चुका है, और वैसा ही क्वेश्चन आगे जिससे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में और औसत परिवर्तन को मापता है, थोक विक्रेता। क्या मेरे भाई, थोक कीमत, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, थोक का मतलब होलसेलर कहते हैं, और खुदरा मतलब जो होलसेलर से खरीद करके दूसरे जगह जाकर के अपने सामान को बेचते हैं, ठीक है। चलिए गुरुजी अगला है सर, पासे का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसे प्रयुक्त किया जाता है, तो बताएंगे सर ये हमारा वर्तमान वर्ष की मात्रा के बारे में आकलन किए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, बी। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना क्लास 12 में, तो मेरे दोस्तों अभी फटाफट जाकर के मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके, आप लोग अगर आर्ट्स लिए तो आर्ट्स के फाउंडेशन को उसको ज्वाइन कर लीजिए, कॉमर्स लिए तो मेरे दोस्तों कॉमर्स साइंस के लिए इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास चल रही है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 24 मई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। कब से, 24 मई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, और सुबह शाम दोनों टाइम पे हमारा क्लास चलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों ये मौका जो आप लोगों को दिया गया है, जहां पे 60% का जो डिस्काउंट है, ये कोर्स को मेरे दोस्तों अभी आप लोग जल्दी से जाकर ज्वाइन कर ले, क्योंकि कभी भी आप लोगों का जो फी है वो बढ़ सकती है। इसलिए जाकर फटाफट आप लोग ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने में कोई भी तकलीफ होगी मेरे दोस्तों तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, 9122288680 पे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। अगला क्वेश्चन सर, निम्नलिखित में से किस सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। किसको मेरे भाई, निर्वाह सूचकांक के नाम से जानते हैं, उपभोक्ता की कीमत सूचकांक। किसको सर, उपभोक्ता की कीमत सूचकांक को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, बर्नियर किस देश के यात्री थे, फ्रांस के। बर्नियर कहाँ के निवासी थे मेरे दोस्तों, फ्रांस के। और क्वेश्चन नंबर जो 22 देख रहे हैं, ये हर साल पूछा जाता है। मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। योजना आयोग का गठन जो होती है मेरे भाई, एकदम इत्मीनान से बता रहा हूं, सुनिएगा, 3 क्वेश्चन बताऊंगा। योजना आयोग का जो गठन होती है, गठन याद रखिएगा, ये 1950 में इसका गठन होती है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों योजना आयोग जो है इसका नाम बदल के रख दिया मोदी सरकार ने, नीति आयोग। क्या मेरे प्यारे, तो बताएंगे सर नीति आयोग इसका नाम बदल के रख दिया। नीति आयोग का गठन कब होती है, तो बताएंगे सर 1 जनवरी। क्या सर, 1 जनवरी 2015 को हमारा नीति आयोग का गठन होता है। इन योजना आयोग पूछे या नीति आयोग पूछे, इसका अध्यक्ष जो होता है वह देश का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है मेरे भाई,
प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो बताएंगे सर प्रधानमंत्री होता है, इस बात को याद रखिएगा। कौन होता है सर? प्रधानमंत्री होता है, इस बात को याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन बताया। योजना आयोग का नाम पहले हमारा क्या था? नीति आयोग, इस बात को याद रखिएगा। और नीति आयोग का गठन हुई थी कब? 1 जनवरी 2015 को। इन दोनों का अध्यक्ष होता है देश के प्रधानमंत्री। ओके सर, आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो देखिए मेरे भाई, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है वो हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना है। क्या सर? याद रखिएगा, हमारा भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो थोड़ा सा मेरे दोस्तों याद रखिएगा, मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरा डिटेल्स में बात कर रहा हूं। सबसे पहले ध्यान देंगे, पहला पंचवर्षीय योजना जो होती है वो हमारा 1951 से लेकर 1956 के बीच में होती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच में होती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से लेकर 1966 के बीच में होती है। मेरे दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से लेकर 1971 तक होना चाहिए था, पर हुआ नहीं है। कुछ परिस्थिति खराब हो गई थी देश की, इस कारण से यहाँ पे मेरे दोस्तों विराम रखा गया। अब इस बात को याद रखिएगा, जो हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो कृषि पर ध्यान दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ध्यान दिए गए थे। किस पर मेरे भाई? उद्योग पर ध्यान दिए गए थे। और इसमें मेरे भाई कृषि, याद रखिए, कृषि प्लस उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया था। अब बात करते हैं सर कि जो हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इसमें 3 प्रकार के फैक्ट्री का स्थापना हुआ था। पहला याद रखिएगा भिलाई स्टील प्लांट जो दुर्गापुर में, सॉरी भिलाई स्टील प्लांट जो उड़ीसा में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद मेरे दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट जो हमारा उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो पूरी तरह से वेस्ट बंगाल में है। याद रखिएगा, ये 3 क्वेश्चन अपने दिल के दरवाजे पे बैठा लीजिए। क्वेश्चन है तो 100% आएगी तो आएगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 3 गो प्लांट का स्थापना हुआ था। पहला राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में है, भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है, और मेरे दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़कर आना नहीं है सर। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्या मेरे बताऊं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी। देखिए मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया नई आर्थिक नीति। क्या सर? नीति आयोग नहीं है यहाँ पे पूछा गया क्या? नई आर्थिक नीति। तो नई आर्थिक नीति की शुरुआत होती है 1991 को। कब होता है सर? 1991 को। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, समृद्ध से क्या तात्पर्य है? जो हमारा समृद्ध है, इसमें आपको क्या समझ में आता है? तो वस्तु एवं सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि कराती है, उत्पादक पूंजी के भंडार में वृद्धि कराती है, परिवहन तथा बैंकिंग आदि सेवाओं के विस्तार करवाती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, औद्योगिक नीति 1950 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था? औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था? तो मैंने आप लोगों को अभी कितना सुंदर तरीके से समझाया कि सर ये हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ना। 1951 से 56, 56 से 61 ये हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। अगला, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? भाई अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या सर? इनडायरेक्ट टैक्स का आपसे पूछा गया कि कौन है जो इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है? तो आय टैक्स। क्या मेरे भाई? आय टैक्स। ये हमारा डायरेक्ट है। जैसे मेरे दोस्तों, मैं रेलवे में जॉब करता हूं तो मेरा जो इनकम टैक्स है वो खुद ब खुद कट जाती है अपने सैलरी से। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो हम जाकर देते हैं वो हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आइए सर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपसे पूछा गया तो मेरे दोस्तों वो हो जाएगा कौन? हमारा भारत। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है पूरे विश्व का। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 29, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था? किस योजना के तहत यह कहा गया था कि भारत के सभी नागरिक बैंक खाता को ओपन करेंगे? तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, मोदी सरकार जब नया नया आया था तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, और कहा था सब व्यक्ति को 10,000 रुपये का पैसा दूंगा, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं दे पाते हैं। मोदी वादा तो बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं पर मेरे तो निभा नहीं पाते हैं, है ना। जैसे वो लड़की वादा तो बहुत कुछ कर लेते हैं पर निभा नहीं पाती है। जब बारी आती है कि शादी करने का, तब क्या करते हैं मेरे दोस्तों? कहता है मेरे पापा मम्मी जहां से शादी देंगे
वही करेंगे। अब मेरे दोस्तों लड़का क्या हो जाता है, यहाँ पे लड़का पूरी तरह से हो जाता है तहस नहस, लड़का की जिंदगी हो जाता है बहस, और लड़का की जिंदगी हो जाता है पूरी तरह से खत्म। इसलिए कहता हूं मेरे दोस्तों कि चाइना के मोबाइल और लड़की के स्माइल कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए अपने फ्यूचर पर ध्यान दे, ना कि किसी के पीछे ध्यान देना है। अपना फ्यूचर बनाइए मेरे दोस्तों, ऑटोमेटिक जो चाहेंगे आपके पास वही होगी। फ्यूचर नहीं है इस बात को याद रखिएगा, आपके घर वाला भी ताना लगाएंगे। इसलिए फ्यूचर पर ज्यादा ध्यान देना है, अपने भविष्य को बनाइए। यकीन मानिए जिससे आप चाहते हैं ना उसका तो वो तो क्या, उसका घर वाला आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिए मेरे दोस्त कि अपना फ्यूचर को सबसे पहले बनाना है। निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 30 जो आपसे पूछा गया कि मानव पूंजी का स्रोत नहीं है, तो देखिए मेरे भाई शिक्षा में निवेश करना मानव पूंजी का स्रोत है। प्रशिक्षण में निवेश करना, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग, ये भी है। सड़क निर्माण करना, नहीं भाई ये गलत बात है। स्वास्थ्य में निवेश करना, ये भी गलत, सही है। ये सर मतलब होता है कि मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है। तो शिक्षा में निवेश, पैसा हम शिक्षा में दे सकते हैं, प्रशिक्षण में निवेश ये भी दे सकते हैं। बस सड़क जो निर्माण होती है ना, ये सरकार खुद ब खुद बनाती है। क्या सर? सरकार खुद ब खुद बनाती है। जैसे अगला, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व ज्ञान सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है? तो याद रखिएगा जो 30 जो हमारा 3 है, 31 है, इसका हमारा आयरलैंड होगा। निम्नलिखित में से निर्धनता का मतलब होता है गरीबी का एक कारक कौन सा है? गरीबी की आपसे पूछा गया क्या कारण है? तो जनसंख्या दबाव। जिस दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ोतरी होगी, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी आएगी, है ना। फिर एक सर ऋणग्रस्त, यानी जो लोग उधार लेकर बैठे हुए हैं वो भी गरीबी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तनवा किस राज्य में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकी का परीक्षण करने के लिए चलाई जा रही एक परियोजना है? ये जो चलाए जा रहे हैं मेरे दोस्तों, ये जो परियोजना है ये खास तौर पर जो चलाया जा रहा है वो तमिलनाडु में। कहाँ पे चलाई जा रही है मेरे भाई? तमिलनाडु में चलाई जा रही है। याद रखेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण को, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए ये योजना तमिलनाडु की सरकार ने चला रही है। ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत नहीं आता है? कौन है सर? इसमें आपको बताना है कि बागवानी के अंतर्गत जो है नहीं आता है, तो बताएंगे सर वो जगह हमारा चावल का उत्पादन, बाकी सब आता है। क्या सर? चावल का उत्पादन बाकी सब क्या करते हैं? आते हैं। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वनियोजित है? स्वनियोजित है सीमेंट दुकान का मालिक। क्या मेरे भाई? सीमेंट दुकान का मालिक। मैं अपना दुकान खोला हूं, इसका मालिक मैं खुद हूं, कोई और नहीं है ना। पर सरकारी विद्यालय का शिक्षक नहीं है ना भाई, याद रखिएगा। सरकारी बस ड्राइवर नहीं है, निजी विद्यालय का शिक्षक ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन, ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? जो ईंट बनाते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं गांव देहात में, है ना भाई, दिहाड़ी मजदूर। क्या मेरे भाई? दिहाड़ी मजदूरी मतलब रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति को। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों फटाफट जा करके प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके, आपके सामने ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। जा करके मेरे दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहे। 24 मई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। अभी जो आप लोगों का 60% का डिस्काउंट दिया गया है, फटाफट जा करके मेरे दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ जाएं। अब देखिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? देखिए अब यहाँ पे एक सर आता है गैर परंपरागत, एक सर हमारा परंपरागत आती है। गैर परंपरागत का मतलब होता है मेरे दोस्तों जो कभी समाप्त नहीं होता है। सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होता है, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती है, लेकिन तापीय बिजली ऊर्जा समाप्त हो जाती है, पवन बिजली ऊर्जा समाप्त हो जाती है, पन बिजली ऊर्जा, पन मतलब पन बिजली ऊर्जा समाप्त हो जाती है, कोयला समाप्त हो जाता है, पर सौर ऊर्जा हमारा समाप्त नहीं होती है। निम्नलिखित में से स्वास्थ्य के लिए निर्धारण का सूचक नहीं है भाई। निर्धारण आपसे पूछा गया कि जो हमारा स्वास्थ्य के निर्धारण होती है ना दोस्तों, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि थोड़ा सा बताइए निम्नलिखित से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक नहीं है? तो बताएंगे सर हमारा साक्षरता दर। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जैविक खाद्य को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? जैविक खाद्य को खेती के लिए सबसे उपयुक्त आखिर माना जाता है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है भाई। क्या सर? इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रजनन दर सबसे अधिक है? प्रजनन दर आपसे सबसे अधिक मतलब सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है भाई, तो बताएंगे वो होगा कौन? पाकिस्तान, है ना। भिखमंगा देश कौन? पाकिस्तान। अब मेरे दोस्तों बात रही आप लोगों का 18 तारीख और 19 तारीख को हमारे एप्लीकेशन पे जबरदस्त तरीके से हो रहा है महा मैराथन क्लास। क्या सर?
मैराथन क्लास, याद रखिए मैराथन क्लास। अगर आप चाहते हैं सर मुझे महा मैराथन क्लास में फ्री में ज्वाइन करना है, क्या सर फ्री में ज्वाइन करना है, तो अभी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। मेरे दोस्तों आपको सारा चीज मिल जाएगी। फिलहाल बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।